अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम मॉड्यूल 91 से 95 तक कवर करेंगे। CS 101 की ये लेक्चर सीरीज चल रही है। आई होप आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे और ये आपके लिए बर्डन फील नहीं हो रहा होगा। आपको मैं कोशिश करती हूँ कि आसान से आसान वर्डिंग में आप लोगों को समझा सकूँ। वो स्टूडेंट जिनका CS बैकग्राउंड नहीं है, उनको भी जो है वो चीज़ें आसानी से समझ आ सकें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा एल्गोरिथम का टॉपिक चल रहा था। ठीक है, पिछले लेक्चर में जो है हमने बाकायदा से एल्गोरिथम को पढ़ना शुरू किया। हमने उसकी डेफिनेशन वगैरह देखी और हमने देखा कि जो एल्गोरिथम है मतलब एक प्रोग्राम बनाने के लिए उसका पहले से एल्गोरिथम के अंदर क्या है कि सूडो कोड लिखा जाता है। और एल्गोरिथम होता क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी काम आपने करना है, उसके अगर स्टेप्स बना लिए जाएँ, एक सीक्वेंस वाले स्टेप्स बना लिए जाएँ, तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहा जाता है। ठीक है? और फिर हमने इसमें देखा कि मुख्तलिफ तरीके होते हैं इसका। इफ एल्स स्ट्रक्चर होता है कि अगर आपने कोई कंडीशन लगाई हुई है तो उसमें मतलब 2 से 2 काम अगर आपके पास हैं, तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो पहला काम जो एग्जीक्यूट हो जाएगा और अगर ट्यूशन कंडीशन गलत हो जाती है तो दूसरा काम एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके अलावा हमने फिर व्हाइल स्ट्रक्चर के बारे में एक चीज़ पढ़ी थी कि व्हाइल स्ट्रक्चर एक होता है इसके अंदर, वो ये होता है कि अगर आपने एक ही काम बार-बार करना हो, तो फिर आप व्हाइल का स्ट्रक्चर यूज़ करते हो। तो आज हम जो है वो मज़ीद आगे चलते हैं और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सूडो कोड की प्रेज़ेंटेशन बनानी जो है वो किस तरह से बनाई जाती है। बाकायदा हम एक जो है सूडो कोड बना के देखेंगे। तो यहाँ पे आज जो सूडो कोड बनाया जाएगा वो पाइथन लैंग्वेज का है। किस लैंग्वेज का है? पाइथन लैंग्वेज का है। वैसे नॉर्मली आगे जब आप लोग चलोगे और मज़ीद आपको पढ़ाया जाएगा CS 101 में, तो मोस्टली जो बात की जाएगी वो C++ लैंग्वेज की होती है। अच्छा, ये जो मैंने नाम लिया C++, पाइथन, ये सब क्या है? ये कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेजेज़ होती हैं। जिनके अंदर मतलब कंप्यूटर में एक काम है ना, तो कंप्यूटर को भी सिर्फ़ एक ज़ुबान समझ में नहीं आती। हाँ, ये ज़रूरी है कि बाइनरी ज़ुबानें समझ में आती है कंप्यूटर को, लेकिन इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो मुख़्तलिफ़ ज़ुबानों में हो सकती है। लाइक उसके लिए फिर मुख़्तलिफ़ चीज़ें आती रही हैं। पाइथन लैंग्वेज है, कोबोल होती है, C++ होती है, सिर्फ़ C होती है, C शार्प होती है। तो ये मुख़्तलिफ़ ज़ुबानें, और हर ज़ुबान के अंदर क्या है कि ये जो कोड वर्ड्स होते हैं ना, ये जो सूडो कोड लिखा जाता है, इसके अलग-अलग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है? ये सब अलग-अलग उसमें होते हैं। वो हम आगे जाके इनके जब पढ़ेंगे कि हाँ, क कौन-सा लफ़्ज़ या कौन-से जो सिंबल है वो किस लिए यूज़ होता है, तो फिर हमें ज़्यादा समझ आ जाएगी। अभी हम जो है वो फ़िलहाल जो जितना है हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमने एक सूडो कोड बनाना है। और सूडो कोड बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने हमें ये बताया है कि हम क्योंकि पाइथन लैंग्वेज यूज़ करने जा रहे हैं, पाइथन का जो है वो फ़ॉलो करने जा रहे हैं, और पाइथन में जब हम कोई सूडो कोड बनाते हैं तो उसको फ़ंक्शन कहा जाता है, यानी कि हम फ़ंक्शन बनाने जा रहे हैं। ठीक है? अब फ़ंक्शन हमने क्या बनाना है, सिचुएशन हमें ये दी गई है कि हमने जो है वो फ़ंक्शन बनाना है जिसमें ग्रीटिंग हो, यानी कि हेलो प्रिंट करना है हमने, वो भी 3 बार हेलो प्रिंट हो सके। यानी ऐसा हमने कोई जो है वो बनाना है यहाँ पे जिसमें 3 बार हेलो प्रिंट हो, ऐसा फ़ंक्शन तैयार करना है हमने। ठीक है? अब उसके लिए उन्होंने हमें ये बोला कि जो सूडो कोड शुरू होता है ना, शुरू होता है पाइथन में, वो ये इस स्टेटमेंट से शुरू होता है। ये स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। डेफ, नेम और आगे फिर ये जो है वो ब्रैकेट्स आती हैं, छोटी ब्रैकेट्स आती हैं। अब डेफ ये लफ़्ज़, इसको डेफिनिशन भी कहा जाता है, लेकिन डेफ यानी इनका जो पाइथन लैंग्वेज का कोई भी जो सूडो कोड है, वो ये लफ़्ज़ डेफ से शुरू होता है। उसके बाद नेम जो है, यानी कि जो भी यूनिट, जो भी आपका काम होगा ना, उसका आपने पर्टिकुलर जो नेम होता है वो लिखना है। लाइक अब हमने एक ग्रीटिंग का फंक्शन बनाना है, तो हम नेम की जगह यहाँ पे ग्रीटिंग लिख रहे हैं। ये देखिए इन्होंने नीचे लिखा हुआ है और उसके आगे देखें जैसे उन्होंने 2 लिखे तो वही। अब हमने ये सूडो कोड तैयार करना है, थोड़ा कॉमन सेंस से काम ले तो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसको नहीं समझ आ रही वो रट्टा भी लगा ले तो चलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। मुख्तलिफ तरीके से आ जाता है यहाँ पे। अब ये देखें, सबसे पहले क्या है, डेफ, जैसे उन्होंने बोला डेफ लिखा हमने, उसके बाद हमने अपने यूनिट का नाम लिख लिया कि हमने ग्रीटिंग करना है। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे काउंट है, काउंट के आगे क्या लिखा हुआ है, 3। 3 का क्या मतलब है कि हमें क्योंकि बोला गया था कि हमारा जो हेलो प्रिंट होना है वो 3 बार होना है। अगर आपके पेपर में रिक्वायरमेंट आ जाती है कि 5 बार है, तो आप यहाँ पे 3 की जगह 5 लिख लोगे। ठीक है? यानी सूडो कोड बनाने का ये तरीका है, क्योंकि आपसे जो रिक्वायरमेंट दी गई है आपने उसी हिसाब से लिखना है। अब क्योंकि हमने देखिए ये काम एक ही काम, यानी कि हेलो को ही प्रिंट करना है और 3 बार करना है। तो मैंने पीछे आप लोगों को बताया था कि जब एक ही काम बार-बार करना हो तो उसके लिए हम कौन-सी लूप यूज़ करते हैं, व्हाइल की लूप। और वही बात आ गई यहाँ पे, व्हाइल की लूप यूज़ होगी, व्हाइल होगा और व्हाइल के साथ क्या लगती है, उसकी कंडीशन ब्रैकेट्स के अंदर। और हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि जब तक हमारा काउंट 0 से बड़ा है। ठीक है? ये हमने कंडीशन लगा दी कि काउंट इज़ ग्रेटर देन 0। जब तक हमारा काउंट ग्रेटर देन 0 है तो एक्टिविटी कौन-सी होगी, प्रिंट हेलो। तो जैसे-जैसे ये कंडीशन चेक करेगा, जब तक हमारा काउंट जो है वो 0 से बड़ा रहेगा, प्रिंट हेलो होता रहेगा।
और हर प्रिंट हेलो के बाद काउंट में से एक काउंट माइनस होता जाएगा। अब हमने ये एक पूरा फंक्शन लिख लिया। अब क्या होगा, फंक्शन यहाँ से शुरू हो गया। जैसे हमने कंप्यूटर में ये फंक्शन किया, जैसे ही हम इसको रन करेंगे, सबसे पहले कंप्यूटर जो है वो क्या करेगा, देखेगा कि काउंट 3 है। फिर उसके बाद काउंट उसने चेक कर लिए कि 3 है। उसके बाद जब उसने कंडीशन देखी कि काउंट इज़ ग्रेटर देन 0, तो ज़ाहिर-सी बात है कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, अभी तक हमारा काउंट 3 से बड़ा है, तो वो क्या कर देगा, एक बार हेलो प्रिंट कर देगा। उसके बाद हमारे फंक्शन में क्योंकि लिखा हुआ है कि वो हेलो को प्रिंट करने के बाद काउंट में से 1 माइनस कर देगा, ठीक है? अब हमारे पास काउंट क्या रह गया है, 2 रह गया है। उसके बाद दोबारा से वो कंडीशन चेक करेगा, अब काउंट 2 है और अभी भी कंडीशन हमारी क्या है कि काउंट जो है वो हमारा 0 से बड़ा है, तो वो प्रिंट हेलो कर देगा और अगेन फिर वो काउंट में से एक और माइनस कर देगा। अब हमारा काउंट क्या रह गया है, 1 रह गया है और अब फिर वो कंडीशन चेक करेगा कि अभी भी हमारा काउंट 0 से बड़ा है, तो वो प्रिंट कर देगा हेलो। 3 बार हमारा हेलो प्रिंट हो चुका है और वो फिर एक और काउंट माइनस कर देगा। अब वो जब दोबारा कंडीशन चेक करेगा कंप्यूटर और देखेगा कि काउंट अब हमारा 0 रह चुका है और अब जब कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन हमारी जो है वो काउंट हमारा 0 से बड़ा नहीं है, क्योंकि अब 0 के बराबर हो चुका है, कंडीशन हमारी रॉन्ग हो चुकी है। जैसे ही कंडीशन रॉन्ग होती है तो हमारा फंक्शन रुक जाता है, टर्मिनेट हो जाता है और इस तरीके से हमें जितना काम चाहिए था उतना ही काम होता है। तो इस तरीके से ये फंक्शन बनाया जाता है। तो इस तरीके से आपने पीछे उसका सूडो कोड लिखना होता है और आगे फिर आप जब इसको रन करते हो तो फिर आपका वही सामने चीज़ आउटपुट आती है जो आपको चाहिए होती है। यहाँ पे तो काम एक ही था देखिए, कि हमने हेलो प्रिंट करना था और हेलो के लिए हमने ये बना लिया। अब इसी तरीके से इन्होंने एक और मिसाल दी हुई है सूडो कोड की कि अगर आपके पास फंक्शन 2 हों कि आपके पास 2 फंक्शन है कि या तो आपने लोन जो है वो देना है या फिर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी है। 2 आपके पास फंक्शन है, तो उसके लिए आपने क्या करना है? और ये चीज़ भी मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब आपके पास 2 फंक्शन होते हैं, कि उन दोनों में से कोई एक होना हो और साथ शर्त लगी हुई हो कि पहला कब होगा और दूसरा कब होगा, तो फिर आपने इफ एल्स स्ट्रक्चर यूज़ करना होता है। उसके लिए आपने क्या करना है, इफ लिखना है। इफ के बाद आपने कंडीशन लगानी होती है, जो भी कंडीशन है। अब यहाँ पे इन्होंने कंडीशन नहीं लिखी हुई, लेकिन हाँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इफ इफ के बाद कंडीशन कुछ भी हो सकती है कि अगर आपकी जो पे है वो मोर देन 30,000 है, कुछ भी हो सकती है। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आपकी जॉब है, कुछ भी। तो आप क्या कहेंगे कि इफ की कंडीशन आपने लगा दी, अगर कंडीशन ठीक है तो प्रोसेस लोन, ठीक है? लोन जो है वो आपको दे दिया जाएगा और अगर आपकी कंडीशन गलत होगी तो रिजेक्ट एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। इस तरीके से जो है ये इफ एल्स स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये दोनों चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं एल्गोरिथम में डिस्कवरी यानी आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। यानी ये अब उससे थोड़ी हट के बात हो रही है। यानी वो आपने स्ट्रक्चर याद करना है, उससे हट के आगे बात हो रही है। यहाँ से आगे 95 तक जितने लेक्चर चल रहे हैं ना, ये सिर्फ़ मैं आपको पढ़ाने के लिए कि आप ये ना कहें कि मुझे मैम ने ये चीज़ें छुड़वा दी थी या ये बिल्कुल हमें बताया नहीं कि इनमें क्या करवा रही हूँ। लेकिन मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि इनमें से ना ये सिर्फ़ मतलब एमसीक्यूज़ टाइप कुछ अगर आ जाए तो आ जाए, वरना क्वेश्चन के लिहाज से ये हमारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट इतने नहीं है। लेकिन फिर भी बता देती हूँ, कहते हैं आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, क्योंकि एल्गोरिथम बनाया ही इसलिए जाता है, आपने कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, कोई ना कोई आपको जो है वो एक टारगेट दिया गया होता है, उसको अचीव करना होता है। ठीक है? तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, बल्कि हज़ारों तरीके आप कह सकते हैं और हर फील्ड के अपने-अपने तरीके हैं। ठीक है? तो यहाँ पे अब नॉर्मली बात हो रही है कि एक मैथमेटिशियन थे जी पॉलिया, उन्होंने 1995 में जो है वो 1945 सॉरी, उन्होंने जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का जो है वो एक क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बनाया था कि हाँ, इतने 4 स्टेप से गुज़रे तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। उन्होंने ये फेजेज़ बनाए थे। फेज़ नंबर 1 था कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझो। फेज़ नंबर 2 था कि डिवाइस अ प्लान फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, कि जो प्रॉब्लम थी उसको आपने समझ लिया कि ये प्रॉब्लम है, अब उसके लिए एक प्लान बनाओ। फिर उसके बाद तीसरा फेज़ ये है कि कैरी आउट द प्लान, जो आपने प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट कर दो। और चौथा फेज़ ये है कि इवैल्यूएट द सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेसी, कि आप ये चेक करो कि वाक़ई आपका सॉल्यूशन एक्यूरेट था कि नहीं, यानी कि ठीक था कि नहीं। अगर ठीक था, अगर नहीं ठीक तो ऑब्वियसली आपको दोबारा से करना है काम, लेकिन अगर ठीक था, तब भी साथ आपने एक और चीज़ देखनी है कि क्या मेरे इस सॉल्यूशन में इतना पोटेंशियल है कि यही सॉल्यूशन मैं किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है? अब वो कहते हैं कि अगर यही चारों जो फेजेज़ हैं या ये जो चारों स्टेप्स हैं, इनको अगर हम प्रोग्राम डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखें, यानी कि कंप्यूटर साइंस के में देखें, तो क्या होगा कि हमारा पहला फेज़ वही होगा, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। फिर उसके बाद दूसरा हमारा फेज़ होगा कि गेट एन आइडिया ऑफ हाउ एन एल्गोरिथम फंक्शन माइट सॉल्व द प्रॉब्लम, कि हमें ये सोचना पड़ेगा, ये आइडिया लाना पड़ेगा कि हमारा कैसा एल्गोरिथम फंक्शन हम बनाएँ कि वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ऑब्वियसली हमारे कंप्यूटर साइंस में तो हमें एल्गोरिथम फंक्शन ही बनाना होता है, जैसे कि अभी हमने पीछे ग्रीटिंग का बनाया था। ये हमारा दूसरा फेज़ हो जाएगा। तीसरा हम क्या करेंगे, फॉर्मूलेट द एल्गोरिथम, हम एल्गोरिथम बनाएँगे और प्रेज़ेंट कर देंगे उसे एज़ अ प्रोग्राम के तौर पे, ठीक है? प्रेज़ेंट कर देंगे। और चौथा क्या है, हम इवैल्यूएट करेंगे प्रोग्राम को, उसकी एक्यूरेसी को, और फिर हम देखेंगे कि क्या यही ये जो हमने एल्गोरिथम बनाया था, यही हमारा किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ हो सकता है या नहीं, ठीक है? तो ये 4 फेजेज़ थे, इस तरीके से उन्होंने हमें बताया कि ये हो सकता है।
उसके अलावा इसमें जो है इन्होंने मज़ीद इसकी एक मिसाल दी हुई है कि मतलब कि वो कहते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हज़ारों तरीके हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक है कि मतलब इन्होंने एक सिचुएशन या एक कह सकते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल मज़ीद इसकी दी है कि ये किस तरह हो सकती है प्रॉब्लम सॉल्व। तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है कि पर्सन ए इज़ चार्ज्ड विद द टास्क ऑफ डिटरमिन द एजेस ऑफ पर्सन बीज़ 3 चिल्ड्रन, कि यानी एक बंदा है, दूसरे बंदे ने उसको कहा है कि मेरे 3 बच्चे हैं, तुमने उसकी एजेस उनकी एजेस मालूम करनी है, टास्क तुम्हारा ये है कि तुम्हें मैं दिखाता नहीं हूँ, मिलवाता नहीं हूँ, लेकिन तुमने बूझना है कि मेरे तीनों बच्चों की एजेस कितनी-कितनी है। तो जो बी है सॉरी जो ए है उसने पूछा कि फिर तुम मुझे क्लू दो, ठीक है क्लू दो कि क्या? तो वो कहता है कि मेरे तीनों बच्चों की एजों की जो प्रोडक्ट है, यानी कि उन तीनों को अगर आपस में तीनों की एजेस को मल्टीप्लाई किया जाए तो 36 आता है। ठीक है? अब ये क्लू देने के बाद ए ने बोला कि मुझे और क्लू की ज़रूरत है। तो ठीक है, बी ने फिर उसे बताया कि हाँ, अगर उन तीनों की एजेस को प्लस किया जाए तो 13 आता है। ठीक है? उसने कहा कि मुझे कोई और क्लू चाहिए। उसने कहा आखिरी क्लू ये है कि जो मेरा सबसे बड़ा बच्चा है ना वो पियानो प्ले कर सकता है। ठीक है? अब ये 3 क्लू उसने दिए, इसके अलावा उसने कुछ नहीं बताया। अब जो पर्सन ए है उसको तीनों बच्चों की एजेस मालूम करनी है। ठीक है? अब अगर हम वैसे और नॉर्मली देखें तो ये जो तीसरा क्लू था ये बड़ा बकवास लग रहा है कि हाँ, ये क्या है कि जो उतनी बड़ा बच्चा है वो पियानो प्ले कर सकता है। लेकिन अगर हम आगे जाके देखेंगे कि वो कैसे ये भी हमारे काम आ सकता है। तो अब उसने क्या किया कि अब एल्गोरिथम के तौर पे हमने देखे हैं तो उसने वो सारी पॉसिबिलिटीज़ यानी कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 36 आता है वो सारी यहाँ पे लिख ली हैं। ये देखें कि 36 को 1 से और 1 से मल्टीप्लाई करें तभी 36 आता है, 18 को 2 से करो और फिर 18 दूनी 36 और 36 से कम 36 आता है, 12 तिया 36 और 36 से कम 36 यानी कि उसने सारी पॉसिबिलिटीज़ जितनी हो सकती थी ना जिनको मल्टीप्लाई करने से 36 आता था, उसने ये सारी यहाँ पे लिख ली। दूसरी उसने एक्टिविटी ये की कि वो सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखी जिनको जो है वो प्लस करने से जो है वो 13 आ सकता था। मैंने यानी कि 36 के आस-पास की। उसने सारी कोशिश की कि जिसमें से 36 आ सकता था यानी 36 वाला भी वो जो है उसके ज़हन में था। अब यहाँ पे ये देखें कि 9 2 बार 18, 18 2 बार 36 ये और यहाँ पे ये देखो कि 9 और 2 11 और 13 ये 13 हो गया। यानी कि जमा करें तो 13 आता है और मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। अब ये कॉमन था। एक ये कॉमन था लेकिन एक और भी कॉमन था। वो ये था कि 6 को 6 से ज़रब दें अगर 36 और 36 को 1 से दें तो 36 ही आता है और अगर इसी तरह इसको प्लस करेंगे 6, 6 और 1 तो ये भी 13 आता है। अब यहाँ पे आके कन्फ्यूज़न हो चुकी थी। यानी 2 सिचुएशंस तो हमें पता चल गई 2 के हिसाब से तो हमारा सही था कि उसने कहा था कि मल्टीप्लाई करो तो 36 आता है, जमा करो तो 13 आता है। अब इस लिहाज से तो ये दोनों सही बन रहे थे। यहाँ पे उसका तीसरा क्लू काम आया और उसने कहा था कि मेरा सिर्फ सबसे बड़ा बेटा इस काबिल है कि वो पियानो बजा सकता है और अगर ये वाला माना जाए कि 6, 6 और 1 यानी 2 बच्चों की उम्र जो है वो 13 6 साल है और 1 की 1 साल है तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि उसने कहा था कि सिर्फ एक बेटा कैपेबल है और अगर 6 साल के एक बच्चे को आता होगा तो डेफिनिटली दूसरे को भी आता होगा, हालाँकि ऐसा तो उसने बताया नहीं था। तो इस लिहाज से हमें पता चला कि जो 9 साल बड़े की उम्र है, नीचे वाले दोनों की 2-2 साल उम्र है। ठीक है? क्योंकि बड़ा जो है वो सिर्फ इस काबिल है कि वो पियानो बजा सकता है। इस तरीके से उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। यानी कि सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके लिए प्लान बनाना है, फिर कैरी आउट करना है। कैरी आउट करने के बाद देखना है कि हाँ, ये वाक़ई कि मैंने एक्यूरेट मेरा सॉल्यूशन था कि नहीं। ये इन्होंने एक मिसाल दी हुई थी समझाने के लिए कि इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद इन्होंने एक और तरीका जो है वो गेटिंग योर फुट इन द डोर यानी ये भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है। मैंने ना कि हज़ारों तरीके होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने ये एक फिलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये बात की गई है। कंप्यूटर साइंस के लेवल से नहीं बात की गई। तो यहाँ पे भी इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि 4 लोगों की रेस हुई है ए, बी, सी और डी और उन्होंने रेस लगाई है और रेस लगाने से पहले ही उनकी कुछ प्रेडिक्शंस हैं। यानी ए ये कहता है कि बी जीत जाएगा, ठीक है? और उसके साथ ही नीचे आ जाओ तो डी ये कहता है कि जो ए कह रहा है वो ही ठीक है। यानी कि ए और डी दोनों का ये कहना है कि बी जीत जाएगा और बी ये कहता है कि डी लास्ट पे आएगा और सी ये कहता है कि ए थर्ड पे आएगा। अब ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला एक उन्होंने सिचुएशन दे दिया हुआ है। लेकिन साथ उन्होंने क्वेश्चन ये कहा जवाब में साथ-साथ उन्होंने क्वेश्चन के ये भी कहा था कि सिर्फ़ एक बंदे की प्रेडिक्शन ठीक होगी, ठीक है? और उस प्रेडिक्शन के तौर पे वही विनर बनेगा। अब वो ये कहते हैं कि ये बताया जाए कि किस तरतीब से ये रेस फिनिश होगी, यानी कौन पहले पे आएगा, कौन दूसरे पे, कौन तीसरे पे और कौन चौथे पे, ठीक है? और सबसे पहले अगर हम इस प्रॉब्लम को रीड करने के बाद थोड़ा-सा इसका डाटा को एनालाइज़ करें, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये सोचने में क्योंकि हमें उन्होंने साथ बता दिया था कि सिर्फ़ एक बंदे की प्रेडिक्शन ठीक हो सकती है। तो ए और डी दोनों की प्रेडिक्शन सेम है, तो इस वज़ह से हम ये तो कह ही नहीं सकते कि इन दोनों की प्रेडिक्शन ठीक होगी, ठीक है? ए और डी को तो वैसे ही साइड पे कर दो, ठीक है? यानी इसका मतलब ये है कि ना ए विनर है, ना डी विनर है और इन दोनों ने ये बात भी की थी कि बी विनर नहीं है। यानी इनकी प्रेडिक्शंस भी गलत हैं इसका मतलब है। तो पीछे कौन बचा? सी। तो सी तो हो गया विनर। ये तो हमें पता चल गया कि पीछे सी ही बचता है जो विनर है, यानी सबसे पहले जो है वो ही आएगा, पहले नंबर पे।
फिर दूसरी उसने बात कर दी थी कि सी की प्रेडिक्शन भी फिर ठीक होगी, इसका मतलब है कि सी ने कहा था कि ए थर्ड आएगा। अब हमारे पास 2 तरतीबें बनती है, या तो सी, बी, ए और डी होगा या फिर सी, डी, ए और बी होगा। लेकिन अगर हम दोबारा से देखें तो हमने ये कहा था कि हम रूल आउट ये किया था कि मतलब 2 लोगों की प्रेडिक्शन सेम नहीं हो सकती। इस वजह से हमने ये देखा कि यानी कि हमने जो है वो ए को थर्ड पे रखना है, ए को थर्ड पे रखा और जो है वो क्योंकि बी की ये प्रेडिक्शन थी कि डी लास्ट पे आएगा और बी की प्रेडिक्शन ठीक नहीं हो सकती, इसलिए हम डी को लास्ट पे नहीं सेकंड पे करें तो बी खुद लास्ट पे चल जाता है। तो ये हमारी तरतीब बनेगी कि सी फर्स्ट आएगा, डी सेकंड, ए थर्ड और बी लास्ट। यानी ये सिर्फ उनके एग्जांपल्स थे, आपने इनको सीरियस नहीं लेना, सिर्फ मैंने पढ़ा इसलिए दिया कि आप ये ना कहें कि हमें मैम ने पढ़ाया नहीं था। ठीक है? यानी ये उन्होंने बताया कि एग्जांपल्स को सॉल्व करने के हज़ारों तरीके हो सकते हैं। अब एल्गोरिथम्स डिस्कवरी स्ट्रेटजीज़ हैं, यानी कितने तरीके हो सकते हैं जिनसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगेन वही बात चल रही है। और इसमें उन्होंने हमें एक अप्रोच ये दी है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आए, तो आप क्या करें, उस प्रॉब्लम को बैकवर्ड सोचना शुरू कर दें। यानी वन इज़ टू ट्राई वर्किंग द प्रॉब्लम, यानी यहाँ तक ये देखिए कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आई तो उसको बैकवर्ड सोचो, यानी कि आपने प्रॉब्लम का जो आउटपुट आपके पास आया वहां से लेके इनपुट की तरफ जाओ, यानी कि एंड से लेके स्टार्ट की तरफ जाओ और फिर उसके बाद जो है वो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। यानी कि जैसे हमने पीछे देखा था कि वो बर्ड फोल्डिंग वाला, तो अगर आप जो बर्ड आपको फोल्ड हुआ हुआ एक मिल जाए तो आप वहां उसको शुरू करो, उसका एक एक पन्ना खोलना शुरू करो, एक एक पन्ना खोलना शुरू करो और वो जब शुरू तक जाओगे तो दोबारा जब उसे फोल्ड करोगे तो आप उसको फोल्ड कर लोगे। यानी इनका ये कहना था कि आप उसको अनफ़ोल्ड करके दोबारा से फ़ोल्ड करने की कोशिश करोगे तो आप उसे बना सकोगे, यानी कि एंड से शुरू की तरफ जाना, एक तरीका ये है। दूसरा इन्होंने ये कहा हमें कि दूसरा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ये हो सकता है कि आपके पास जब कोई प्रॉब्लम आए तो आप कोशिश करें ये ढूँढने की कि आपने इससे रिलेटेड पहले कोई प्रॉब्लम आ चुकी है और उसके लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन था। फिर उसका सॉल्यूशन जो है वो आप इस करंट प्रॉब्लम जो आपके पास अभी है उस पे अप्लाई करने की कोशिश करें। तो ये 2 तरीके इन्होंने यहाँ पे हमें बताए। उसके अलावा फिर यहाँ पे एक और तरीका है एल्गोरिथम डिस्कवरी स्ट्रेटजी का, वो है स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, यानी कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसका जो है वो एक ही बार उसको हल करना ना शुरू करें, बल्कि उस प्रॉब्लम के छोटे छोटे पीसेस कर लें, यानी उसको डिवाइड कर लें छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स के अंदर और फिर उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करके फिर उस सोल्यूशन को इकट्ठा कर दो। और इसके भी फिर 2 तरीके हो सकते हैं, एक होती है टॉप डाउन मेथोडोलॉजी, यानी शुरू से लेके जो है वो एंड तक जाना, और एक होती है बॉटम अप मेथोडोलॉजी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा जो है वो यूज़ करना चाहते हैं आप तरीका। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी किस्म की आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप मेरा CS101 का मौजूद है, वहाँ पे आप ज्वाइन करें। किसी भी किस्म की डिस्कशन करनी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। फ्रीली आप जो है मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीटली जो है वो गाइड कर दूँगी। और उसके अलावा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद जब मैं ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ, मज़ीद लेक्चर आएँ तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। बस दुआओं में याद रखिएगा। मुझे अगली वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।